जहां हम लोगों का अन्वेषण की बात आए, खोज की बात आए, वो हम लोग का ऑप्शन क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हम लोग का राइट है। 26 बोल रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चे को प्रभावशाली समाधानकर्ता बनाना है कि वो अपने समस्याओं का समाधान जो है बड़ी ही प्रभावी ढंग से कर सके। तो हम प्रिंट करवा लिए हैं। आप प्रिंट करवा लिए हैं, अभी प्रिंट करवाने का क्या जरूरत है। मैम मोबाइल में पढ़ने में बहुत अच्छी लगता है, इसलिए प्रिंट करवा लिए। तो आपको एक बार भी बोलना चाहिए था ना कि मैम क्वेश्चन नहीं दिखा स्क्रीन पे। ये जहां ऑफ हो जाता है ना, बस क्वेश्चन दिखना बंद। चलिए अभी दिख रहा है क्वेश्चन। जी मैम। एक प्राथमिक 26 नंबर क्वेश्चन, पूजा जी लेट से जुड़ी आप। यस मैम। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से उसको प्रोत्साहित करेगी। ओके, उसको इनकरेज करेगी, कैसे करेगी। बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाना है तो क्या करेगी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देगी। बच्चा बार बार कुछ भी काम करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ, बेटा आज तुम ये काम अच्छा किया ना, चलो तुमको पेंसिल गिफ्ट करते हैं, कभी उसको रबड़ गिफ्ट कर रही है, कभी उसको बलून लाके गिफ्ट कर रही है। हम बार बार उसको क्या करेंगे, भौतिक रूप से पुरस्कार देते जाएंगे। ठीक है, ये चीज सही है, बार बार पुरस्कार दे देने से सही होगा नहीं। अगला बोल रहा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल, यहाँ पे केवल का जिक्र हो गया, केवल एक ही चीज पर बल देने को बोल रहा है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। हम केवल बच्चे को प्रतिक्रियात्मक ज्ञान देंगे, प्रतिक्रिया करवा करवा कर ज्ञान देंगे, यह चीज भी सही नहीं है। केवल आ गया, वैसे भी वो ऑप्शन हम लोग का कट गया। तीसरा बोल रहा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके। कल भी आप लोग को ये बताए थे, बच्चे अगर कुछ भी गलत बोल भी रहे हैं या गलत उत्तर भी दे रहे हैं तो हमें कभी भी उसको अस्वीकार नहीं करना है, हमें उसके बातों को स्वीकार करना है और फिर अपने तरीके से उसको क्या करना है, सही करना है। और दंडित तो बिल्कुल करना भी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, ऐसे ही सारा का सारा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बोलेंगे कि बेटा आप अनुमान लगाओ बहुत ही सहजता के साथ। ठीक है, अपने उनके दैनिक जीवन से जोड़कर उनको क्या बोलेंगे कि देखो तुम्हारे आस पड़ोस में ये होता है, ऐसे होता है। उस चीजों को बताकर उसका उदाहरण देकर बच्चों को हम क्या करेंगे, अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करेंगे और उसी पर आधारित विचार मंथन करेंगे करके। ठीक है, और उसी पर आधारित बच्चों को क्या करेंगे, आप विचार करो, सोचो कि तुम्हारे, मान लो कि तुम अपने आसपास में पीपल का पेड़ देखते हो, नीम का पेड़ देखते हो, बरगद का पेड़ देखते हो, खजूर का पेड़ देखते हो, तो बोलेंगे कि इसी पे मंथन करो, विचार करो, अब अपने, ठीक है, समस्या का समाधान करो, उसे रिलेट करके, उसे संबंधित करके देखो तुम्हारी समस्या का समाधान होता है या नहीं। तो बच्चों को क्या करिए, टीचर अपने ही तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इनकरेज कर रही है कि देखो तुम अपने दैनिक जीवन में ही बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुम्हारे दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, उसी से उसको रिलेट करके उसको प्रोत्साहित करेंगे कि अपनी समस्या का समाधान तुम प्रभावशाली ढंग से करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही है। अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 जो कि निशांत जी का रॉन्ग था। समझ में आ गया मैम। आ गया। मैम यहाँ पे हम पढ़ लिए तीव्र गति से घटित होने वाली, तो हम घटित का मतलब समझ लिए थे मैम कि रुक जाना, हम समझे थे। अभी क्वेश्चन देख रहे तो घटित का मतलब होता है घटना। ठीक है, प्रोसेस में है वो। घटित का मतलब रुक जाना नहीं होता है, वो प्रोसेस में चलता रहता है, वो घटना घट रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसके शारीरिक बुद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होती है। तो ये चीज तो आप लोग को बताए हैं कि शैशवावस्था हम लोग का ऐसा अवस्था होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था का शुरुआती दौर, उसमें बच्चों का शारीरिक मानसिक हर एक विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से घटता है, होता है रैपिडली, बहुत ही तीव्र गति से। ठीक है,
देखिए किशोरावस्था भी आ जाएगा। हम आपको क्या बोले थे कि किशोरावस्था शैशवावस्था का ही पुनर्रूप होता है। किशोरावस्था भी ऑप्शंस में दिया है, किशोरावस्था भी आता है, लेकिन किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था दे दिया है। तो क्या वयस्कावस्था इसके साथ सही मैच है? नहीं। अगर वयस्कावस्था नहीं रहता तो शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों आपका एक साथ दिया रहता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किशोरावस्था के साथ वयस्कावस्था दे दिया है, तो किशोरावस्था में भी बालकों का विकास जो होता है, शारीरिक विकास या फिर अन्य किसी प्रकार का जो विकास होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है किशोरावस्था में भी, लेकिन वयस्कावस्था में नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन कट गया। तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि क्या बोले थे कि शैशवावस्था में और प्रारंभिक बाल्यावस्था के शुरुआती दौर में ये बहुत ही तीव्र गति से घटित होता है। हो गया। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ लापरवाही नहीं, क्योंकि जब आदमी एग्जाम दे देता है ना और 1-2 नंबर से अगर रह जाता है ना तो बोलता है काश 1 नंबर आ जाए, काश 1 नंबर के लिए तो रोक दिया सीटेट आपको। तो वो 1 नंबर बहुत मायने रखता है तब। समझ में आया? इसीलिए क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली और ध्यान से पढ़िए, हड़बड़ी नहीं, एकदम माइंड फुल करके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये तो आप लोग को आना ही चाहिए। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, कभी नहीं रुकने वाला ये प्रोसेस है। विकास परिवर्त्य है। परिवर्त का मतलब होता है मॉडिफाइबल, यानी कि जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे जी डेवलपमेंट मैम। हम लोग का जो होता है, उसमें हम लोग अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या कमी है तो हम लोग उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये भी हम लोग का विकास का नियम है। विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संबंध इससे प्रभावित नहीं है। विकास सार्वभौमिक है और विकास में हमारा संस्कृति का भी उतना ही रोल है जितना कि भाषा का, चाहे अन्य किसी पक्ष का। तो सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं है, ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। अगला बोल रहा है व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पहला कारण तो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड। हर एक बच्चे को अपने माता पिता से अलग डीएनए प्राप्त होता है ना। हमारा डीएनए किसी और का डीएनए, हर किसी का डीएनए अलग अलग होगा। ये जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, ठीक है, और अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्या होगा इसका आंसर बताइए तो, क्या होगा? 4 नंबर मैम। 4th नंबर। देखिए हर बच्चे को अपने माता पिता से अनुवांशिक संकेत पद्धति जो है वो अलग अलग मिलता है, हर बच्चे को अलग अलग मिलता है। जन्मजात विशेषताएं भी बच्चे की अलग अलग होती है। पर्यावरण प्रभाव भी हर बच्चा, अब कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो उसका एटमोस्फेयर अलग है, कोई महलों में रह रहा है तो उसका पर्यावरण अलग, तो हर किसी का पर्यावरण अलग अलग होता है। तो सबसे प्राथमिक कारण क्या होता है उसका? अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक जटिल पारस्परिक क्रिया, यही हम लोग का सबसे पहला कारण माना जाता है। अगला बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक में हम लोग आप लोगों को बताए थे सामाजिकीकरण में पहला परिवार होता है और द्वितीयक में जब भी बोले तो विद्यालय, स्कूल, ठीक है। परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार और मीडिया, विद्यालय और मीडिया, विद्यालय एवं पास पड़ोस। क्या होगा इसका आंसर बताइए? द्वितीय स्कूल है ना, स्कूल दिया हुआ है हम लोग का, विद्यालय। ऑप्शन नंबर 3 तो मैम विद्यालय। इसी में कंफ्यूज था मैम। उस हाँ हिसाब से तो मीडिया और पड़ोसी भी तो आते हैं मैम। नहीं, परिवार कैसे और आस मैम? पड़ोस जो है, परिवार के साथ आपका आस पड़ोस दे दिया है ना। देखिए ऑप्शंस को भी जी मैम। ध्यान से देखिए जरा। परिवार हम लोग का प्रथम कारक है, हम लोग जी का मैम। समाज का निर्माण करने में परिवार, और परिवार के साथ बच्चे जब अगर दूसरी बार अगर किसी से घुलते मिलते हैं, अगर आप देखिए तो बच्चे घर के बाहर निकल रहे हैं तो आस पड़ोस वालों से ही तो मिलते हैं। जी ठीक मैम। है, बच्चे मान लीजिए साल भर के हैं, 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो परिवार के बाद दूसरा जो है वो पास पड़ोस से ही मिल रहा है। इसको भी प्रथम मैम कारक पे रख सकते हैं, लेकिन अच्छा आपको उसमें रखना नहीं है। प्रथम कारक हम लोग का
प्रथम सामाजिक एजेंसी हम लोग का परिवार ही है और द्वितीय सामाजिक एजेंसी हम लोग का विद्यालय है। ठीक है, अब उसके साथ वो दे दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे, उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जी परिवार मैम। और पास पड़ोस तो प्रथम हो गया, परिवार और मीडिया तो होगा ही नहीं, मीडिया तो हम लोग का प्रथम और द्वितीय में भी नहीं आएगा। बच्चे जो हैं विद्यालय भी जाते हैं तो क्या मीडिया उडिया के संपर्क में उतना टच में आते हैं? नहीं, जब वो किशोरावस्था में जाते हैं तब वो मीडिया है, टेलीविजन है, सबके संपर्क में आते हैं। तो थर्ड में हम लोग का विद्यालय के साथ मीडिया ऑप्शन दिया है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो दिया है इसको हम लोग ऑप्शन में टिक करेंगे, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। चलिए ईवीएस में आइए। पूजा जी, आपका तो ईवीएस सॉल्व की है? सर की है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ईवीएस का, आप लोग ये किए हैं? कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नगर कोई जाने के लिए बैठता है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चलती है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगर कोई पहुंचती है। तो यदि सूरत से नगर कोई के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी हम लोग का दिया गया है, तो यात्रा का औसत चाल हम लोग को क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है। यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है? डिस्टेंस दे दिया गया है, ठीक है, और हमको निकालना है चाल। तो डिस्टेंस दे दिया है, दूरी दे दिया गया, तो हम लोग के पास समय होना चाहिए। समय निकालना है आपको, बड़ा घुमा फिरा कर दिया है कि व्यक्ति जो है वो जो है नगर कोई केरल जाने के लिए बैठता है ट्रेन में 29 नवंबर 2019 को। ट्रेन जो है सूरत से जो है 19:45 पर ट्रेन जो है खुलती है, ठीक है, और 1 दिसंबर 29 नवंबर को वो चलता है। 29 के बाद 30 आ रहा है, 30 के बाद क्या आ रहा है? 31 आ रहा है ना, सॉरी नवंबर है ना, तो 30 ही रहेगा, 30 रहेगा। यानी कि वो एक दिन, जिस दिन वो ट्रेन से चढ़ा दूसरे दिन पूरे दिन वो ट्रेन में सफर किया और तीसरे दिन 1 दिसंबर को वह 11:45 पर वह उतर रहा है, उतर रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को टाइमिंग निकालना है। तो देखिए 19 जब आ रहा है ना, हम लोग को पहले दिन जब वो ट्रेन में चढ़ा है तो वो पहला दिन ट्रेन में कितना टाइम वो टोटल सफर किया है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है पता है? उसको ब्लैक बोर्ड पे बताना होगा। उसको हम लोग 24 से, हम लोग का 1 आवर इक्वल टू 20, एक दिन 24 का होता है ना, एक दिन बराबर 24 घंटा, उसको हम 24 से 19 घंटा 45 मिनट को 24 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करके जो हम लोग का टाइमिंग निकलेगा वो केवल उसका 29 दिसंबर को ट्रेन में सफर किया हुआ दिन, केवल एक दिन का, 29 दिसंबर का, क्योंकि वो 19:45 पर चढ़ा है, वो सुबह से तो चढ़ा नहीं है, 19:45 पर चढ़ रहा है। तो वो हम लोग का उस दिन वो कितना, रात के 12 बजे तक उस दिन वो कितना टाइम ट्रेन में बिताया वो निकल जाएगा, प्लस दूसरे दिन वो पूरा टाइम ट्रेन में रहा, तो 24 उसमें ऐड कर देंगे। 20 21 22 23 24। निकाल रहे हैं निशांत जी? जी मैम, मैं निकल जाएगा मैम। हम ना एक ही दिन का हम कर दिए मैम, मतलब 29 से सिर्फ 30 नवंबर का ही हम निकाले थे मैम, इसलिए मेरा वो नहीं, गलत आ गया। अब इसीलिए यहाँ गलत पे आ 1 गया दिसंबर। उसमें, जी मैम। उसमें 24 जोड़ना होगा ना। जी मैम। जी मैम। 24 एक दिन का हम पूरा गैप कर दिए मैम पूरा। ये हम बताएंगे, उसमें पूजा जी भी तो है, उनको भी तो बताना होगा, ब्लैक बोर्ड पे बता देंगे। तो टाइमिंग निकल जाएगा, दूरी दिया हुआ है तो स्पीड निकाल लेंगे। जी मैम। हाँ, दूरी बटा समय, कट के जी जो मैम। आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर 53 किलोमीटर पर आवर आएगा, 53 किलोमीटर पर आवर। हम्म, 53 किलोमीटर पर आवर आएगा।
24 घंटा जोड़ने के बाद थोड़ा बल्ले बल्ले कर लीजिए। 24 आवर से 19:45 को तो पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है? हाँ, माइनस करेंगे, हाँ। यानी कि पहला दिन जो है वो आदमी जो है 4 घंटा 15 4 मिनट ही घंटा ट्रेन 15 पे मिनट मैम। सफर किया पहला दिन। जी मैम। दूसरा दिन वो पूरे दिन ट्रेन में रहा, तो हम लोग पूरा एक दिन हम लोग का 24 घंटा, उसमें 24 पूरा का पूरा हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यानी कि दोनों दिन मिला के वह आदमी जो है 28 घंटा 15 मिनट का जो है वो ट्रेन में सफर किया। और 1 दिसंबर को वो व्यक्ति जो है 11:45 पर उतर जाता है। ये हम लोग का एग्जैक्ट टाइम रहता है लास्ट वाला। यानी कि वो दूसरे दिन जो है 11 घंटा 45 मिनट ट्रेन में सफर किया, तो वो 11 घंटा 45 मिनट को क्या कर देंगे इसमें, ऐड कर देंगे। ऐड कर, हाँ। तो ये 60 हो गया, ठीक है, 9 और 3, तो ये 60 तो कंप्लीट 1 घंटा हो गया ना। तो यानी कि टोटल हम लोग का 40 आवर हो गया ना, ठीक है, 40 आवर हो गया। यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोग का 2120 किलोमीटर, और आवर दिया है हम लोग का 40। 3 आ इसको जाएगा मैम। क्या, हाँ, स्पीड निकालना है हम लोग को। 2120 डिवाइडेड बाई 40, इसको कट कर दीजिए, 53 आ गया, 53। ये किलोमीटर में था और ये आवर में था, तो किलोमीटर पर आवर। पूजा जी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना पूजा जी? अच्छा, हम आपको कुछ कुछ आ रहा है। मेन है ना कि हम आपको, अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको बता देंगे आज ही। हम ये वाला क्वेश्चन आपका जो है क्लियर कर देंगे। मैम बोल रहे हैं इसका ना मैम फॉर्मूला। बोल रहे हैं मैम कि वो कैमरा मैम ऑन कीजिएगा ना आप, जिससे आप पढ़ाते हैं, हाँ, तो मैम वो ब्लैक बोर्ड में भी आप लिखिएगा, दिखेगा उन लोग को, बच्चा लोग को। देखिए, जैसे अभी स्टॉप कर दीजिए प्रेजेंटेशन, है ना, हाँ हाँ, और कैमरा ऑन कर दीजिए और पढ़ाइएगा, तो वो दिखेगा उन लोगों को, है ना। जो आप लिखिएगा बोर्ड में, तो थोड़ा नीचे लिखिएगा, दिखने लगेगा बच्चा लोग को। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है? समझ में आया? चलिए, आप लोग को ये बताए थे निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कौन है? सुनीता विलियम। चलिए, तो कितना देखिए फटाक से आंसर दी। सुनीता विलियम हम लोग की वेट लिफ्टर है ना। हाँ, आप ही को खड़ा कर देंगे। मैम वो तो कौन थी? कल सुनीता सुनीता विलियम विलियम में। अंतरिक्ष यात्री थी, कल ही पढ़े थे हम लोग। जी मैम। आपको नहीं पढ़ा है वेट लिफ्टर? पूजा जी कौन है? पूजा जी भूल गई? कौन थी वेट लिफ्टर? ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन थी? बछेंद्री पाल नहीं थी? बछेंद्री पाल थी ना? आपको यही पता है। चलिए, तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? आप लोग को पढ़ाया सब बेकार, एक बार भी घर में जाके रिवीजन नहीं करती। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वेट लिफ्टर थी, जो भारत में कितना, जो 130 किलोग्राम का वजन उठाती हैं, ठीक है। उनकी और 4 बहनें हैं जो यही इसी काम में प्रैक्टिस में लगी हुई है। उनके पिता हवलदार थे, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। याद आ रहा है कुछ? बताए हैं ना ये सब, और बोले थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट करता है। कर्णम मल्लेश्वरी। अगला देखिए 63, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का समूह निकालना है, ये भी आप लोग को पढ़ाए थे उस समय, शायद निशांत जी भी थे। जी मैम। चुकंदर, आलू, लास्ट 4 अदरक, नंबर में गाजर, चुकंदर और मूली हम लोग का क्या है? जड़ों का तना है। समूह, समूह है, जड़ों का समूह पूछता है, जी मैम। ठीक है। क्योंकि अदरक को जड़ नहीं कहा जाता है, तना है आलू वो को सब मैम। तना है, इसीलिए। नहीं, उसमें चुकंदर हम लोग का ये है, जड़ है, लेकिन सारा का सारा तीनों ऑप्शन जड़ नहीं है।
अभी आइए, चलिए ज्योति जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ का है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। जल्दी बताइए। हाँ, मुंह से बोलिए, नाम क्या है 2 नंबर में? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे हम लोग रेगिस्तानी ओक के विषय में पढ़े। अभी देखिए नेफेथिन्स के विषय में दिया गया है। नेफेथिन्स वह पौधा है जो शिकार करता है। के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कूट भाषा में है। ऑप्शन के लिए 1। पहले देखिए ना, इनमें से सही कथन ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, कूट भाषा में है। हड़बड़ा के आंसर नहीं दिया कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये सही है? सही है। ये हम लोग के कहाँ, यह जो नेफेथिन्स का पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के केवल मेघालय राज्य में ही यह पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह भी बिल्कुल सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार करता है। ये भी सही है। वह छोटे कीड़े मकोड़ों को खोजने के लिए मोहक आवाज निकालता है। आप लोग को बोले थे इतना सा चेंज कर देगा। एक प्रकार का सुगंध निकालता है, लेकिन यहाँ पे किसका जिक्र कर दिया है? एक मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इसके विषय में सही नहीं है। तो ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। मैम है तो ना? 1 आप सही करवाए मैम इसमें। 1 सही करवाए हैं। जी मैम। 1 मिनट, हम पेपर 1 का ही ना करवाए हैं। 60 कितना नंबर है ये? 65 मैम। 65। 1 मिनट, हम कोई और करवा दिए क्या? हम 4 नंबर हम लिखते हैं। देखिए तो निशांत जी और भी चेक कीजिएगा, तो हमको लगता है ना कि हम पेपर, कोई और पेपर का आप लोग को सोल्यूशन करवा दिए हैं। मैच अच्छा, कीजिएगा इसका इसका आंसर 4 होगा ना मैम? इसका 4 होगा। हाँ, ठीक है मैम, हम इसको काट दे रहे हैं। ए, बी और सी। और इससे पहले वाला जो बताए थे वो राइट था। जी मैम। तब हमको लगता है आपको सुनने में तब गलती हुआ होगा। जी मैम। आप भी वही किए हैं। हम 4 नंबर ए, बी। आप सही क्या? हम गलत में बोले तो गलत। हाँ, तो हमको लगता है कि हम आप लोग को दूसरा कोई क्वेश्चन पेपर का नहीं, जैसे क्वेश्चन आई होता है, सी होता है, डी होता है, ऐसे होता है ना। हमको लगता है हम तो ए का ही सेक्शन का करवा रहे थे। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का ये 65 65 65 66 64 65। हम कुछ और ही करवाए हैं आप लोगों को, हम गलत करवा दिए हैं। अच्छा चलिए, हम आप लोग को ऐसे करवा रहे हैं, ऐसे ही सुनिए, ठीक है। अगला बोल रहा है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? बताइए तो, डांडी यात्रा क्या होगा इसका ऑप्शन? गुजरात में। गुजरात, ठीक है। अगला बोल रहा है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह कौन सा है? आप लोग बताइएगा। मलेरिया। बताए थे ना, पहले के लोग सिनकोना की छाल को उबाल कर ही उससे दवा बनाते थे, लेकिन अब जो है दूसरी विधि के द्वारा दवा बनती है। तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का? मलेरिया। चलिए ये वाला भी हम आप लोग को बता देंगे, क्वेश्चन अभी ब्लैक बोर्ड पे करवा देंगे। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये आप लोग को अभी हम पढ़ाए नहीं है। चेराव नाच जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, झूम की खेती और मिजोरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिजोरम राज्य के बारे में। तो ये मिजोरम के लोग जो है चेराव नाच करते हैं। जब उनकी पहली फसल कटती है ना, तो वो लोग खुशी से, एक तरह का जैसे हम लोग बिहू वाला पढ़े थे, बिहू वाला पढ़े थे, उसी तरह से मिजोरम में भी लोग जो है चेराव, बांसों के बीच में 2 लोग नीचे बैठ के बांस को पकड़ के हिलाते रहेंगे और ऊपर में खड़े होके लोग उस पर डांस करते हैं, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य। इसके लिए आप लोग को मैप स्टडी करना होगा। गूगल से मैप डाउनलोड कर लीजिए, सारे स्टेट्स वाला,
और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उसकी सीमा से बिल्कुल सटा हुआ राज्य, ठीक है। ऐसे राज्यों को, तो तमिलनाडु हम लोग का किधर आएगा, दक्षिण भारत की तरफ आएगा, और दक्षिण में पूर्व की तरफ आएगा या पश्चिम की तरफ आएगा, पूर्व की तरफ आएगा या पश्चिम की तरफ आएगा, तमिलनाडु पूर्व की तरफ मैम। पूर्व की तरफ आएगा। तो अब बताइए, तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य केरल हम लोग का पश्चिम की तरफ आ जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका ये आएगा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये आएगा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या केरला ये आएगा, या फिर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका क्या आएगा तमिलनाडु से सटा हुआ। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक मैम। तमिलनाडु है, जस्ट उससे सटा हुआ हम लोग का केरल भी है, ठीक है। फोर्थ नंबर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। हाँ, इसके लिए आप लोग को थोड़ा मैथ स्टडी करना होगा, ध्यान देना होगा मैथ पे। ये चीज एक वो जो सम्स वाला बताएं वो, और ये 3 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ रहता है। अच्छा देखिए, आप लोग को एनसीएफ 2005 हम नहीं ना भेजे, आपको भी तो हम बोले थे हिंदी वाला हमको थोड़ा 72 पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 और 5 71 नहीं करवाया मैम। 71 हम एनसीएफ वाला जो है ना, हम आप लोग को नोट्स भेज देंगे, ये आपको पता है नहीं ना है। देखिए बोल रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्राथमिक लेवल पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो होना ही है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को, उनकी सृजनात्मकता को हम लोग बढ़ावा देते हैं। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करवाना, ये भी बच्चों को करवाया जाता है। हम लोग बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट वर्क बनाने को देते हैं, बोलते हैं कि जाओ कैसा कैसा पेड़ है, उसका पेड़ का पत्ता ऑब्जर्व करो कि नीम का पेड़ का पत्ता कैसा है, आम का पेड़ का पत्ता कैसा है, ड्रॉ करके दिखाओ। तो बच्चे में अवलोकन की क्षमता आई, उन दोनों पत्तों के बीच में वर्गीकरण की क्षमता आई। निष्कर्ष क्या निकले कि आम का पत्ता बड़ा होता है, नीम का पत्ता छोटा होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो ये सब चीज भी तो हम लोग बच्चों को बताते हैं ना। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। जो भी हम लोग का प्राकृतिक है या सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण है, ये तीनों अलग अलग टॉपिक है, तो इनके बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि सब के सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो इसके बीच बच्चों को समझने में, बच्चों को प्रशिक्षित करने में टीचर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और चौथा बोल रहा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना, ठीक है। यानी कि पर्यावरण समझ के माध्यम से बच्चों को एकदम सटीक संख्यानात्मक कौशल, यानी कि एक मिनट, 4 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि पर्यावरणिक समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना। संख्यानात्मक कौशल यानी कि उनके स्किल लेवल को और अधिक बढ़ाना, ठीक है। ये ऑप्शन भी हम लोग का सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो बोल रहा है कि इन तीनों के बीच के संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, यानी कि बच्चों को पढ़ाना और समझाना, तो ये ऑप्शन हम लोग का कम जो है महत्वपूर्ण लग रहा है, ठीक है। शिक्षक जो है बच्चों की हेल्प करेंगे, बच्चों को सहायता प्रदान करेंगे, पार और पाइट देंगे, लेकिन पूरी तरह से प्रशिक्षित करने की बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को अपने ज्ञान का निर्माण करने में उन्हें खुद ही मदद लेनी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में ही हम लोग का आंसर पूछ रहा था। अगला बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है कि विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन जो है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है। पर्यावरण शिक्षण सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है। पर्यावरण शिक्षण
शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। क्या होगा इसका आंसर? कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के विषय में बताना है, संकलित करना है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? पर्यावरण के माध्यम से हम बच्चों को पर्यावरण की भी शिक्षा देते हैं, सामाजिक अध्ययन की भी शिक्षा देते हैं, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों के विषय में भी बताते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक है, अगला बोल रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही गलत हो गया। 3, 4 और 5 में ही ना होता है, 1 और 2 में इसका शिक्षण गणित और भाषा के माध्यम से दिया जाता है। 1 नंबर गलत हो गया। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। अगला बोल रहा है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, गलत हो गया। क्योंकि 2 तक तो पढ़ाया जाता है, लेकिन 3 और 4 में तो पर्यावरण का अपना एक बुक होता है। 1, 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, नहीं, भाषा और गणित के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही था? 2। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, वह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, याद करने का जिक्र करना नहीं है, काट दीजिए। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, हाँ, इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन देखिए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, शिक्षक केंद्रित होगा नहीं। पर्यावरण अध्ययन जो होता है वह बाल केंद्रित होता है, यानी कि बालक के इर्द गिर्द, बालक को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर ले जाकर क्या करनी है, हमें शिक्षा देनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ठीक है, सूचना के माध्यम से हम लोग जो मैम ये बाल केंद्रित नहीं होता है? नहीं, बाल केंद्रित बालक केंद्र में रहेगा, हाँ बाल केंद्रित होता है, बालक के अनुसार चीजें बताई जाती है, समझाई जाती हैं। जैसे कि अभी देखिए आप लोग को ईवीएस में हम कल एक चीज बताए थे कि हम लोग की जो बछेंद्री पाल जो थी वो जो है हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर कितना 4400 एक्चुअल में उसका है 4488 है, ठीक है। हाइट जो है हम लोग का हिमालय का 4488 है, लेकिन यहाँ पर जो ना 4488 ना बताकर 4900 दिखाया है। कल ही ना पढ़े थे, बछेंद्री पाल जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी पर 4900 किलोमीटर की ऊंची चोटी पर गई थी और मात्र कितने 43 मिनट तक वहां पर रुकी रही, दिखाया है। देखिए, और जब आप लोग ये एसएसटी पढ़िएगा ना, तो एसएसटी पढ़िएगा तो उसमें क्या देखिएगा कि वहां पे जो उसका हिमालय का जो हाइट दिया गया है 4848 दिया गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल उसका हाइट क्या है? 4848 ही है, एक्चुअल उसका हाइट 4848 ही है, लेकिन ईवीएस में हम लोग उसको राउंड फिगर में दिखाए हैं, क्योंकि बच्चों की जो संकल्पना होती है ना, वो किसी चीज को हम लोग क्या देखते थे कि बच्चे सभी जानवरों को एक दृष्टि से देखते हैं। वो हम लोग का पेड़ पे रहने वाला है, ये जमीन पे रहने वाला, ये जलचर है, ये उभयचर है, इस रूप में नहीं देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं। तो बच्चे जो हैं इस ऐसे फिगर्स को भी ऐसे टुकड़ों में बांटकर वो उसका ज्ञान नहीं समझ पाते, उनको समग्र रूप में चाहिए। इसीलिए ईवीएस की बुक में उसके हाइट को क्या कर दिया गया है? 4900 कर दिया गया है, बाल केंद्रित कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि बालकों की दृष्टि के अनुसार उसको बताने की कोशिश की गई है। अगर ईवीएस में दिया है तो 49 दिया है, 4900 दिया है, तो आप ईवीएस में 4900 ठीक करेंगे। लेकिन वही अगर आपका सिविक्स में दे दिया है, एसएसटी में दे दिया गया है, तो वो आपका अपर लेवल का हो गया, वो आपका प्राइमरी लेवल नहीं है, तो 4848 वाले को ठीक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो निशांत जी बोले ना कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सॉरी 2 नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देन 2 नहीं होगा, 3 ही होगा, सही आप सही बोले
कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि बच्चे जो है अपने हिसाब से अपने अनुसार उन चीजों को खोजते हैं, जानते हैं, उसकी समझ का निर्माण करते हैं, तो यह बाल केंद्रित ही होगा। ठीक है, ये हम लोग का सूचनाओं पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि बच्चे केवल सूचना प्राप्त करके ही अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करते हैं, वो खुद भी इन्वॉल्व होकर उसके द्वारा बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये बाल केंद्रित है। चलिए 75 नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? हम लोग थीम पढ़े थे ना, टोटल कितने थीम थे? परिवार, मित्र, भोजन, जानवर और हम चीजें मैम। कैसे बनाते हैं, 6 पढ़े थे ना। अब देखिए इसमें जितने भी थीम दिए गए हैं, इसमें एक थीम जो है, जो आपका जो है उन 6 थीमों में से अलग है, वो क्या है बताइए? बोल रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण नहीं है? यानी कि परिवार और मित्र तो हम लोग का एक थीम था ही, भोजन भी हम लोग का थीम था, हम चीजें कैसे बनाते हैं वो भी थीम है, जानवर पता है आप शायद नहीं पढ़े थे निशांत जी, परिवार और मित्र तो हम लोग का थीम है ना, उस थीम के 4 उप थीम है, उस थीम के भी 4 उप थीम है, जिसमें से जानवर एक उसका एक उप थीम है। ठीक है, जानवर क्या है, परिवार और मित्र का ही एक उपथीम है, जो कि ऑप्शन इन सभी से क्या है, इन सभी उपकरणों में से एक उपकरण नहीं है, जानवर उसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद है पूजा जी, परिवार और मित्र के 4 उपथीम थे, उसमें से जानवर भी एक उपथीम था। क्या कर रही? हाँ, जो गायत्री जी नहीं जुड़ी हैं? नहीं मैम। गायत्री जी को क्या हो गया, 2 दिन से जुड़ नहीं रही हैं? अगला बोल रहा है निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं? पर्यावरण जो पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके लिए कौन कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए? पहला बोल रहा है विभिन्न कक्षाओं से बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, कक्षा में हम लोग के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के संस्कृति से बच्चे आते हैं, तो बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी कि बताना कि देखो यहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ का कल्चर ऐसा है। हम लोग भी ईवीएस में यही पढ़ रहे हैं ना, केरल के विषय में पढ़ रहे हैं, तो कश्मीर के घरों के विषय में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कौन सा भोजन प्रचलित है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है वो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से, बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। अगला बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, कि आपके पास जो भी पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसको आप दूसरे बच्चों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तीसरा बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। जो 6 प्रकरण हम लोग को, जो 6 थीम थे ना, उस 6 थीमों को क्या करना है, हम लोगों को रेखीय आयोजन करना है। 6 थीम्स का अरेंजमेंट करना है कि भोजन थीम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, और परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, पानी थीम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे हम लोग के, तो उसको क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है सारे चैप्टर्स। ठीक है, और बोल रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित करना, केवल बच्चों को पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित कर देना। ठीक है, तो बताइए बच्चे को केवल क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कर देंगे, तुम किताब पढ़ो और उसी से नॉलेज लो, ये गलत हो गया। केवल हम लोग उसको प्रकरणों के आधार पर पढ़ाएंगे, ये भी चीज गलत हो गया, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। ठीक है, अब बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। ठीक है, बच्चे महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्या करेंगे, अपने क्लास में शेयर करेंगे, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले बच्चे अलग अलग अपने कल्चर्स को बताएंगे। और इसके बाद एक ऑप्शन 3 और 4 तो हम लोग का ऐसे ही कर दिया, रह गया ऑप्शन 2, 1 और 2। इस 1 और 2 में दोनों ही हम लोग का क्या है, इनकरेक्ट, गलत नहीं है, लेकिन इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? पहला क्या होगा, इसका आंसर हम लोग का बेस्ट होगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करेंगे। समझ में आया?
अलग अलग कक्षाओं में जो हम लोग के बहुसांस्कृतिक क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, उनसे सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग दूसरे बच्चों को देंगे। ये सबसे हम लोग का क्या होगा, अच्छा होगा। एक जगह आप लोग को ईवीएस में पढ़े थे कि विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए हुए हैं, सब अपने अपने जगह का शेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बारिश बहुत होती है, हमारे घरे जो होती है जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनी होती है। तो एक बोल रहा है कि हम लोग के यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है, हमारे यहाँ तो इतना धूप होता है कि हमारे घर की दीवारें जो इतनी मोटी मोटी होती है और घास फूस की कटीली छतें पर रहती हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा क्या शेयर कर रहा है कि मैं तो जहाँ रहता हूँ ना, वहां पे ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें होती हैं। तो सब अपने अपने बहुसांस्कृतिक क्षेत्र के विषय में डिस्कस कर रहे थे ना, नॉलेज बढ़ना था ना, तो ये चीज करना ज्यादा अच्छा है। अगला देखिए, बोल रहे निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ठीक है। अगला बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए व्याख्यान और परिभाषाएं। कभी भी व्याख्या और परिभाषा को महत्व नहीं देता है एनसीएफ 2005। रटने को, परिभाषा को याद करने को, व्याख्या को याद करने को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो डी नंबर ऐसे ही हम लोग का गलत हो गया। जिसमें डी है वो ऑप्शन ऐसे भी छाट दीजिए। 3 नंबर में डी है, वो ऑप्शन हम लोग का कट गया। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। इससे भी हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं। इन्वायरमेंटल में जाकर भी हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं, अपने घर परिवार से भी बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं। ठीक है, बच्चों के समुदाय के सदस्य से भी हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं। तो ए और बी तो बिल्कुल भी राइट है कि बच्चों का सक्रिय भागीदारी होना है और बच्चों के समुदाय के सदस्यों से हम लोग को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और सी भी हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कुछ बुक्स के थ्रू भी सीखते हैं। तो ए बी एंड सी ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का जो है राइट आंसर है। कितना टाइम हुआ, 5:30 हो गया। फिर करते करते ना लेट हो जाएगा, वो दोनों सम्स नहीं बता पाएंगे। तो आज क्लास इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 77 अभी हम लोग किए ना, इसको 80 करके कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वो दोनों बता देते हैं। ठीक है, बोल रहा है 78 बोल रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे? नैरेटिव के थ्रू, यानी कि वृत्तांत के थ्रू, कहानियों के थ्रू, शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। मतलब शिक्षक जो है अपनी अवधारणाओं को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बच्चों को बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं इसके थ्रू। या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्यान। ठीक है, तो क्या होगा, हम बच्चों को कहानियों के थ्रू बताएंगे। हम आप लोग को क्या बताए थे कि अगर बच्चों को सृजनात्मक बनाना है तो बच्चों को कहानी आगे बढ़ाने को बोला जाए। बच्चे अपने से कहानी बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे और उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। नैरेटिव भी, वृत्तांत भी बहुत जरूरी है। मतलब कथाएं, स्टोरीज, ये सब भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वृत्तांत और कहानी तो हम लोग का बिल्कुल भी क्या है। मैम वृत्तांत का मतलब क्या बताएं मैम? वृत्तांत का मतलब होता है कथा। जो पूर्वज हमारे पहले के दादी नानी हम लोग की जो कथाएं जो हम लोग के पूर्वज के द्वारा जो घटनाएं घटती है ना, वो सभी चीजें बताते हैं ना, उस चीज को हम लोग कहते हैं। ठीक है, स्टोरीज भी इसको कह सकते हैं, कहानियां भी कह सकते हैं। कथाएं, जो पहले के पूर्वज जो थे कि हमारे समय में ये सारी प्रथाएं चलती थी, ऐसे ऐसे रिचुअल्स थे, ये सारी चीजें फॉलो की जाती थी। बहुएं घर से निकलेंगी तो घूंघट में निकलेंगी। ठीक है, तो ये सब हम लोग का रिचुअल्स जो होता है, परंपराएं जो होती हैं, प्रथाएं जो होती हैं, इन प्रथाओं के विषय में अभी अपने पूर्वजों से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सारी चीजें आ जाएंगी। कहानियां बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो है इन सब चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। इसके माध्यम से वो सीखेंगे। ठीक है, तो ए और बी तो हम लोग का क्या है, बिल्कुल भी सही है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्यान, डी। ठीक है, शिक्षक जो है क्या करेंगे, अवधारणाओं का क्या करेंगे, प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे और उसका व्याख्यान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही है। देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या बोल रहा है, केवल प्रभावशाली व्याख्यान, यानी कि टीचर जो है ओरली बच्चों को केवल बता रहे हैं। आप लोग को क्या हम बोले थे
कि केवल वर्बली बच्चों को किसी चीज को बताने से वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हैं। लेकिन डी में देखिए प्रभावशाली प्रदर्शन भी हो रहा है, वो वहां पे एक्ट करके बता रहे हैं, तो इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। तो प्रभावशाली प्रदर्शन प्लस व्याख्यान जो है हम लोग का ऑप्शन सही है। तो ए, बी और बी, सी नहीं, ए, बी और ऑप्शन नहीं है ना, ए, बी और डी नहीं है, ए, बी और सी है। शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन, तब हम लोग का केवल ए और बी होगा। मैम ए और बी, बोलिए। अभी आप बताए थे कि इसमें जो पर्यावरण अध्ययन आत्म केंद्रित होता है मैम, तो इसमें शिक्षक का तो आना ही नहीं चाहिए मैम। फिर देखिए शिक्षक यहाँ पे जो है, शिक्षक क्यों नहीं आएंगे, शिक्षक हमारा हेल्प कर रहे हैं ना, सहयोग दे रहे हैं हमको, पार्टिसिपेट हमारा हर एक प्रॉब्लम में हमको सहयोग दे रहे हैं, हमको हिंट बता रहे हैं। बिना शिक्षक के बच्चों का अवधारणा नहीं बनेगा, शिक्षक एक सहायक के रूप में उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं बाल केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने आप करते हैं, लेकिन क्या हर चीज बच्चे अपने आप कर पाते हैं बिना टीचर या बिना शिक्षक की मदद के? नहीं कर पाएंगे ना। शिक्षक वहां पे सहायक के रूप में उनके साथ रहते हैं, और सहायक के रूप में वो नहीं रहेंगे तो बच्चे अपनी अवधारणा का निर्माण नहीं कर पाएंगे। वाइगोस्की जी क्या बोलते हैं कि उनको पार और पाइट देना बहुत जरूरी होता है, वो हर एक पॉइंट पे अटकेंगे और वहां पे उनको पार और पाइट देना बहुत जरूरी होता है। समझ में आया? तो हम शिक्षक को एकदम, बच्चे जो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं खुद एक्टिविटी करके, अपने इन्वायरमेंटल के साथ इन्वॉल्व होके, अपने बुक्स के थ्रू, अपने पूर्वजों, अपने बड़े बुजुर्गों के थ्रू, अपने टीचर्स की सहायता से, इन सब का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। इन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तब तो उनके ज्ञान का निर्माण हो रहा है। समझ में आया? नहीं आया? इसका आंसर क्या होगा मैम? इसका आंसर होगा केवल ए एंड बी, ए और बी सही है हम लोग का। हाँ, बार बार ऑफ हो जा रहा है। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना? मेरे पास तो प्रिंट आउट है मैम। आपके पास प्रिंट आउट है। पूजा जी आपको नहीं दिख रहा है ना? नहीं मैम। ये ऑफ हो जा रहा है। किसका टाइम चेंज? हाँ, तुरंत बार बार अगर हम ये नहीं करें ना, बार बार हमको टच करना पड़ता है, टच नहीं करे ये ऑफ हो जाता है ना, तो फिर नहीं दिखता है मशीन। अभी दिख रहा है? पूजा जी दिख रहा है? चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, हम वो दोनों क्वेश्चन आप लोग को आज बताना चाहते हैं। बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? कि जैसे कि हम लोग एक चैप्टर पहले पढ़े थे, कान कान में, किसी जानवर का कान किसी अदर जानवर के कान में बॉडी में फिट कर दिया गया था। या फिर एक जगह हम लोग स्किन के बारे में पढ़े कि सभी एनिमल्स का अगर स्किन हटा दिया जाए तो सभी एनिमल्स एक जैसे दिखते हैं, उनके शरीर पर उनके बालों की वजह से ही पैटर्न हमें नजर आता है, ये बताए थे ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अवलोकन करवाना है, किसी चीज को करने के लिए बोलना है, यानी कि बच्चों में हम लोग सृजनात्मकता का विकास कर रहे हैं। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का भी विकास हम लोग इसके माध्यम से कर रहे हैं, और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चे इससे सृजनात्मक बन रहे हैं, बच्चों में अवलोकन की क्षमता बढ़ रही है, रचना करने की क्षमता बढ़ रही है, और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास, यानी कि हर पशुओं और जानवरों के प्रति वो संवेदनशील भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों का तीनों क्या है हम लोग का? राइट है। ठीक है, सौंदर्यगत संवेदना का मतलब होता है कि बारीकियों को समझना, उसकी हर एक बारीकी को समझना, जानना। अगर बच्चा मान लीजिए किसी जानवर का अवलोकन कर रहा है, उसको बहुत ध्यान से देख रहा है, तो उसके कैसे पैर हैं, उसके कैसे नाखून हैं, उसके कान का शेप क्या है, उसकी आंखों का शेप क्या है, उसके चेहरे पे मासूमियत है कि खड़ूसियत है, क्या है, बच्चा हर एक चीज को बहुत सुंदर से अवलोकित करेगा।
उसके हर एक बारीकी को अवलोकन। सौंदर्यगत का मतलब होता है उसकी बारीकियों का अवलोकन करना और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ फिर उसको बनाना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग का ए, बी और सी तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। अगला बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। शिल्प कला और चित्रकला, शिल्प कला अलग चीज हो गई, चित्रकला अलग चीज हो गई, इन दोनों को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। यानी कि ये दो चीजें ऐसी है ना जिसको बच्चे सामूहिक रूप से ही क्या कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, ग्रुप में रहकर, समूह में रहकर। तो पहला बोल रहा है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत ही प्रभावशाली युक्ति होती है। बच्चे क्लास में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन में है, तो हम क्या किए, बच्चों को ग्रुप में बांट दिए और बोले कि चलो ये वर्क तुम लोग करो, इसके लिए। दूसरा बोल रहा है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, समूह में अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उसका अगर कोई सहपाठी यानी कि उसका जो फ्रेंड है अगर वो कर रहा है तो उससे बच्चा प्रोत्साहित हो रहा है कि वो बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, उसमें क्या होता है, वो इनकरेज होता है। तीसरा बोल रहा है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो उससे कुछ जान रहा है, नॉलेज ले रहा है, वो उससे कुछ नॉलेज दे रहा है। ठीक है, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया इससे बेहतर होती है, ये भी ऑप्शन हम लोग का सही है। अगला बोल रहा है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। बताइए, हम बच्चे को ग्रुप में बांट दिए, समूह में बता दिए, अब जो भी उसका पाठ्यक्रम जो है वो समय पर पूरा हो जाएगा, इससे जो उसका सिलेबस है, जो उसका करिकुलम है, वो टाइम टू टाइम पूरा हो जाएगा इससे। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का ये सही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो बी था, समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये थोड़ा कम प्रभावी है। कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए जो है समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक क्या है, आसान और बहुत ही प्रभावशाली युक्ति है। ये ऑप्शन हम लोग का बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, इसीलिए बी भी कट गया और डी भी कट गया। रह क्या गया ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, ये हम लोग का सबसे सही यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम आप लोग को वो दो क्वेश्चंस का आंसर्स बता देते हैं जो कि हम लोग नहीं किए थे। चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग को दिख रहा है, इसको हटा दीजिए, तो निकाल दीजिए। आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन है मोबाइल में तो क्वेश्चन देखिए, हमको क्वेश्चन नंबर बताइए, तो कितना नंबर क्वेश्चन चाहिए? बोलिए। कितना? 68 है। वो फर्स्ट वाला बताइएगा मैम। दोनों बताएंगे, 61 और 68। कहाँ जानी? हाँ 61 68। 61 और 68। 61 जॉब नहीं है इसका, सारा जॉब खत्म हो गया। देखिए पढ़ाई नहीं, उस रूम में बच्चा लोग पढ़ता है ना। है तो देखिए पूजा जी, दिख रहा है ना? यस दिखेगा तो बोलिएगा। क्वेश्चन है, अपना मोबाइल में क्वेश्चन खोलिए, देखिए बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल के लिए जाने के लिए निकला। ठीक है, डेट क्या दिया है हम लोग का? 29 नवंबर 2019, यही ना दिया है? इस डेट में वो व्यक्ति जो है निकला सफर करने के लिए गुजरात से केरल, और उसने यह ट्रेन जो है सूरत से, कहाँ से पकड़ी? सूरत से। सूरत से उसने जो ट्रेन पकड़ी है वह 19:45 यानी कि 19:45 पर पकड़ी है। जब भी ऐसे में टाइम दिया जाता है ना, तो ये हम लोग का रेलवे टाइम है। कौन सा टाइम है? ये रेलवे टाइम है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, 19, 20, 21 कभी प्लेटफॉर्म पे गई है तो देखी है, ये हम लोग का रेलवे टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग का 19, 20, 21 जब भी दिया रहे तो हम लोग पता है हम लोग का 1 डे जो होता है तो 24 आवर का होता है, एक दिन में हम लोग का 24 घंटा होता है, होता है ना। पूजा जी आप ही को बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को बता दिए, निशान की जान गए, आप ही सा हमको आप ही को बताने के लिए हम ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं। हम लोग का 1 डे जो होता है वो 24 आवर का होता है, ठीक है। और वो जो है 19:45 पर वो जो आदमी जो है सफर कर रहा था गुजरात से केरल के लिए, वो 19:45 पर वो ट्रेन पे बैठा, यानी कि वो पूरा दिन, उस दिन का पूरा 29 दिसंबर को जो ट्रेन पे गया तो वो पूरा दिन तो ट्रेन में सफर किया नहीं, इससे पहले वाला टाइम तो वो अपने घर पे था, इसके बाद से है वो ट्रेन में सफर कर रहा है, तो वो उस दिन कितना घंटा ट्रेन में सफर किया, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे पता है, 1 घंटा में 24 होता है ना, 24 से वो ट्रेन में चढ़ा है कब हम लोग का 19:45 पर। तो हम 24 आवर थे, यानी कि उस पूरे 24 घंटा से हम लोग इस टाइम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और पता है घटाएंगे कैसे, टाइमिंग वाला घटाव क्या होता है, जब भी कैरी लेंगे ना तो कितना कैरी आता है 60, 60 कैरी आता है, वो दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड पे, ये 60 कैरी आता है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो गया हम लोग का 5, और ये हो जाएगा हम लोग का 1, यहाँ पे 15 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 19, 20, 21, 22, 23, 3 जी मैम 3 होगा ना। तो 3 घंटा मात्र 29 नवंबर को जो वो व्यक्ति सफर किया, वो मात्र कितना घंटा 15 मिनट ही सफर किया, ठीक है। इतना घंटा इतना मिनट ही वो व्यक्ति जो है उस दिन सफर किया, लेकिन क्या बोल रहा है देखिए, 29 नवंबर को वो ट्रेन पे चढ़ा, 30 नवंबर को वो पूरा जो है ट्रेन में सफर किया, वो पूरा टाइम ट्रेन में ही रहा 24 घंटे, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, बस 4 होगा मैम, इसके 4 बाद होगा 30 नवंबर को भी 4 होगा 4 होगा, 19, 20, 21, 22 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि वो 29 नवंबर को ट्रेन पे चढ़ा और वो ट्रेन से उतर कब रहा है 1 दिसंबर। तो 29 नवंबर और 1 दिसंबर इन दोनों के बीच में कुछ आ रहा है। नवंबर हम लोग का 30 दिन का होता है, तो नवंबर के बाद हम 29 के बाद 30 आएगा, सॉरी 29 के बाद 30 आएगा, आएगा ना, यानी कि एक दिन वो जो पूरा 30 नवंबर को पूरा का पूरा टाइम ट्रेन में ही बिताया, यानी कि पूरा 24 घंटा, इस 24 को हम लोग क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, 24 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए 15 और यहाँ पे ये 24 और ये 4 कितना आया 28, यानी कि 28 घंटा 15 मिनट 30 नवंबर और 30 नवंबर ये दोनों दिन वो 28 घंटा 15 मिनट जो है ट्रेन में सफर किया। अब वो है 1 दिसंबर को जो है ट्रेन से 11:45 पर उतर गया, अभी भी तो वो ट्रेन में ही है, ठीक है। अब वो 1 दिसंबर को है 11:45 पर ट्रेन से उतर गया, तो यानी कि वो सुबह से लेकर 11:45 पर ट्रेन से उतरा, यानी कि वो ट्रेन में ही ना था, तो वो ऑलरेडी जो ये लास्ट वाला जो टाइमिंग होता है ना उसका ट्रेन का टाइमिंग होता है। तो ये जो ट्रेन का टाइमिंग है, इस ट्रेन के टाइमिंग को भी हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो 1 दिसंबर को 11 घंटा 45 मिनट ट्रेन में रहा है, इसके बाद वो ट्रेन से उतरा है। तो 1 दिसंबर को भी वो 11 घंटा बिताया है। अब इसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6, 60 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 3 हो गया। अब देखिए ये ऑलरेडी हम लोग का 60 है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो ये कंप्लीट हम लोग का यहाँ पे 39 की जगह 40 आवर हो जाएगा, दिख रहा है ना, यस मैम, 40 आवर हो जाएगा ना, 40 घंटा हो गया, 40 घंटा वो ट्रेन में बिताया। यहाँ पे मेन हम लोग को यही क्या करना था, निकालना था, और ऐसा निकालने मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 40 घंटा वो ट्रेन में बिता लिया।
अब देखिए, नगर कोई, सूरत से नगर कोई की दूरी आपकी दे दी गई है, ठीक है। थोड़ा आप इसको इधर कीजिए कैमरे को। सूरत से नगर कोई की हम लोग का दूरी, यानी कि हम लोग का जो डिस्टेंस है वो दे दिया गया है हम लोग का 120 किलोमीटर। हम लोग टाइम निकाल लिए, टाइम हम लोग का क्या था 40 आवर, दिख रहा है। यस मैम। तो डिस्टेंस जो है हम लोग का 2120 किलोमीटर है और टाइम हम लोग का 40 आवर्स है, 40 है। और हम लोग को पूछ क्या रहा है निकालने के लिए और चार, यानी कि इसका क्या निकालना है हम लोग को, स्पीड निकालना है। पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ये हम लोग का उसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को यहाँ भर दीजिए और जो टाइम है 40 जो हम लोग निकाले उसको भर दीजिए। काटने के बाद हम लोग का आ जाएगा 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर पर आवर होता है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नीचे वाला दिख रहा है, यस मैम दिख रहा। समझ में आया। आया मैम। आज हम आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा। उसमें भी इस तरीके का सम्स होगा, ठीक है। उसको कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। इसको इरेज कर दें। हाँ जी मैम। नोट कर रही है पूजा जी, नो मैम कर दीजिए। समझ में आ गया ना। यस मैम आ गया। चलिए अब वो जो है हम लोग का डायरेक्शन वाला रीजनिंग होता है, वो हम लोग का, कैमरा सही कीजिए, सीधा कीजिए। वो कितना नंबर क्वेश्चन था, 68। 68। देखिए ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 68 नंबर हम लोगों का। एक पॉइंट बना लीजिए, पहले तो समझिए। बोल रहा है किसी डॉक्टर का घर जो है एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल कहाँ है, वाई पर स्थित है, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर का घर है एक्स, अस्पताल को हम लोग कर दिए वाई ऊपर, ओके ठीक है। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा, मतलब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ सीधा ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, कोई सीधा रास्ता नहीं है। रास्ता कैसे है, डायरेक्शन देखिए कैसे बता रहा है। डायरेक्शन बताने के लिए क्या बोल रहा है कि डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक पूर्व में है। अब बताइए, पहले तो आप लोग डायरेक्शन दे दीजिए। ये हम लोग का नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये हम लोग का डायरेक्शन होता है ना, दिख रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हम लोग का डायरेक्शन होता है ना, दिख रहा है। जी मैम। चलिए तो बोल रहा है, आपको अगर समझ में नहीं आता तो यही पे आप डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ साउथ, ये हम लोग हो गया वेस्ट वेस्ट, ये हो गया। बना दिए ना। अब क्या बोल रहा है कि डॉक्टर के घर जो है, डॉक्टर के घर से पहले ए पर जाता है जो कि एक्स के ठीक पूर्व में है। तो ये एक्स है हम लोग का, ये एक्स का बिंदु था, ये एक्स पर है। तो एक्स का पूर्व कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, ये होगा। इसीलिए हम आप लोग को ये डायरेक्शन यहाँ पे बना के दिखाएं। एक्स का पूर्व क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। बड़ा सा कर देते, बड़ा सा कर दें, अच्छा दीजिए बड़ा सा कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का डॉट, ये हो गया डॉक्टर का घर। तो यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शन बनाए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हम लोग का ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ इधर की तरफ जाएंगे, यस जाएंगे, लेकिन देखिए उसमें टाइम दिया हुआ है कितना, 600 मीटर पूर्व मैम। क्या बोल रहा है, ए पर जाते हैं एक्स के ठीक पूर्व 600। तो हम क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे 600। अपने अंदाजन से ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट बनाना है, रीजनिंग करना है, केवल माइंड का खेल है, कुछ नहीं है इसमें। हम लोग 600 मीटर की दूरी, मीटर है सॉरी, 600 मीटर की दूरी पर हम लोग गए। फिर वह जो है बी पर, ये हम लोग का क्या हो गया,
ये ए है, ये ए हो गया, 600 मीटर की दूरी पर गया। अब क्या बोल रहा है कि फिर वह बी पर जाता है जो कि ए के ठीक दक्षिण में है। कहाँ जा रहा है वो? बी पर जा रहा है। और बी कहाँ है? ए के कहाँ है? दक्षिण में है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए का दक्षिण कहाँ हो जाएगा? हम लोग लगता है वाई को गलत जगह प्लेस कर दिए, यहाँ पे वाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए डायरेक्शन देखिए, ए के दक्षिण में है ना, ए यहाँ आया, पूर्व से दक्षिण कहाँ जाएगा? यहाँ आया, कितना दिखा रहा है? जहाँ भी डायरेक्शन बता रहा है वही जाएंगे। पूर्व में बोल रहा था ए था, तो हम लोग पूर्व में आए 600 किलोमीटर। अब ए के दक्षिण में बोल है, तो ए के वहां पे बना लीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा डायरेक्शन वाला चार्ट। दक्षिण में आए तो 450, 450, तो 450 600 से छोटा लाइन होगा ना? यस। ऐसा नहीं कि लाइन उसी की जैसा बड़ा बड़ा बनाते रहिए, ये लाइन बड़ा है 600, अब 450 का लाइन क्या बनेगा? छोटा बनेगा। 450 मीटर कहाँ आया? बी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर आया? बी पॉइंट पर जाता है। और ठीक ए के दक्षिण 450 मीटर की दूरी पर बी पॉइंट पर आता है, फिर सी पर जाता है जो कि बी के पश्चिम में 120। बी यहाँ है, डायरेक्शन बना लीजिए, पश्चिम कहाँ हो जाएगा इसका? ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पश्चिम बी का यहाँ है, यस। और 120 बोल रहा है, यानी कि 600 भी 120 बड़ा होगा। ये 600 था, ये 450 सबसे छोटा लाइन, और ये 120 का लाइन, यानी कि ये हम लोग का 120 है। 120 है जी, सॉरी, तो ये और छोटा हमको लगा 1200 का लाइन और छोटा ही होगा। लीजिए, ये 120 मीटर का है, जो कि कहाँ है? सी पॉइंट पर आ रहा है। किस पॉइंट पर आया? सी पॉइंट पर आया, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है। सी से ठीक, जो कि सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी। अब देखिए, ये 450 था, अब सी से ठीक उत्तर ये जा रहा है, ऊपर की तरफ। उत्तर ऊपर ही ना होगा? सी से ठीक उत्तर ऊपर की तरफ, जहाँ पे हम लोग का वाई पॉइंट है, ये कितना होगा? ओनली 90, यानी कि सबसे छोटा लाइन यही बनेगा। वाई पॉइंट पर यह क्या होता है, यहाँ पे जाके यह पहुंच जाता है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? एक्स पर यहाँ पे डॉक्टर का घर था, यहाँ से ये डायरेक्ट सीधे नहीं आ सकता था, इसको 600 किलोमीटर उत्तर जाना, पूर्व जाना पड़ा, फिर पूर्व से दक्षिण आना पड़ा 450 मीटर, इसके बाद फिर 120 मीटर साउथ ईस्ट आना पड़ा, फिर यहाँ पे ऐसे जाना पड़ा। अब बोल रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? अगर अस्पताल के सापेक्ष पूछता है तो अस्पताल के सापेक्ष बताएंगे, अगर घर के सापेक्ष पूछेगा तो अस्पताल पूछ रहा है। हाँ, ये दोनों पे ध्यान देना। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? देखिए क्या करेंगे, अस्पताल यहाँ है, यस, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बना लीजिए, डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मतलब अस्पताल के डायरेक्शन में उसका डॉक्टर का घर कहाँ है, बनाइए तो हो जाएगा। ये पॉइंट है हम लोग का, ये अस्पताल का पॉइंट है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये साउथ, ये हो जाएगा हम लोग का वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। ये जो डॉक्टर का जो घर है, ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, यस मैम। दिख रहा है। तो ये अस्पताल के सापेक्ष घर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये तो ऑप्शन में कहीं नॉर्थ वेस्ट दिया है, दिया है नॉर्थ वेस्ट। यस तो मैम। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। लेकिन अगर यही अगर क्वेश्चन पूछता, अस्पताल के सापेक्ष ना पूछ के अगर आपका पूछता कि डॉक्टर के घर के सापेक्ष अस्पताल की क्या डायरेक्शन है, तब हम लोग कहाँ बनाते? ये जो डायरेक्शन बड़ा वाला बनाए, ये डायरेक्शन तब हम लोग कहाँ बनाते? वहां पे ध्यान देना है। अस्पताल के सापेक्ष पूछ रहा है कि घर के सापेक्ष पूछ रहा है? अगर घर के सापेक्ष पूछता तो ये जो डायरेक्शन है हम लोग इस पॉइंट पे बनाते, ठीक है। तब देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब देखिए तो इसके सापेक्ष ये कहाँ आ रहा है, ये हम लोग का
साउथ चेंज हो गया। घर के सापेक्ष अगर अस्पताल की दूरी पूछ रहा है तो साउथ ईस्ट हो गया, और अगर अस्पताल के सापेक्ष घर की दूरी पूछ रहा था तो हम लोग का क्या बन रहा था? नॉर्थ वेस्ट। इसलिए हम लोग को ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि किसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है। अस्पताल के सापेक्ष पूछेगा तो अस्पताल के बिंदु पर हम लोग एक बड़ा सा डायग्राम बना लेंगे, और अगर घर के सापेक्ष पूछेगा घर के सापेक्ष एक बड़ा सा डायग्राम बना लेंगे। क्लियर हुआ या नहीं? क्या भेजेंगे? ऐसा क्वेश्चन हम आज क्वेश्चन सेंड करेंगे आप लोगों को, होगा उसमें तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, होगा नहीं ऐसा रहता है क्वेश्चन, और मैं आप लोग एक बार खुद से एक बार उस पर फोकस कीजिए। जैसे कि निशांत जी सॉल्व कर लिए, लेकिन बाकी आप लोग तीनों में से कोई आंसर नहीं देती है। कौन चीज का? बोले नहीं कि कौन सा राज्य किस राज्य की सीमा से सटा हुआ है। मैप। मैम हम ज्योग्राफी का स्टूडेंट इसलिए दे दिए मैम। हाँ, तो बाकी सबको भी नॉलेज होना चाहिए ना। प्राइमरी लेवल पे ऑल ओवर होना है, चाहे मैथ्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, आपको हर एक चीज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छा था। हाँ, जी क्लियर मैम। हो गया? इससे पहले जो मैथ्स वाला था वो क्लियर हो गया। ये दोनों में से आएगा ही आएगा, मस्ट है। और वो जो हम लोग मैथ वाला बताएं वो भी आएगा। तो ये तीन मार्क्स और बुक्स से रिलेटेड जितना कुछ है जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें भी आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एक बार घर में रिवीजन कर लेंगे हमारा पढ़ाने के बाद। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? 2 मिनट और है। तो रहने दीजिए आज का क्लास यहीं पे। बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करते हैं, और आप लोगों को एक क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सेंड सब्जेक्ट कर का मैम? देंगे। हाँ, विषय कौन सा विषय का मैम? उसमें आपका पूरा पेपर है निशांत जी, आपको सॉल्व करना है। उसमें सीडीपी सॉल्व करना है 1 से लेकर 30 तक। इसके बाद 31 से लेकर 60 तक छोड़ दीजिएगा। 61 से लेकर आपको 90 तक सॉल्व करना है। उसमें आपका ईवीएस आ जाएगा। और इसके बाद 91 से लेकर आपका 120 तक सॉल्व करना है हिंदी लैंग्वेज का। ये तीनों आपको सॉल्व करना है। वो दूसरा साल का प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा मैम, जैसा कल भेजे थे। हाँ, ये सब हम जो भेजते हैं आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन ही भेजते हैं ना। ठीक है मैम। और ये दूसरा भेजेंगे, हम अभी भेज देते हैं मनीष सर के पास। ठीक है, अगर मनीष सर प्रेजेंट नहीं है, मनीष सर प्रेजेंट होंगे तो आप लोगों को सब सेंड कर देंगे। अब इस ग्रुप में तो हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। मैम बोल दीजिएगा ना, अभी फिर हम निकाल लेंगे मैम उसको। आपको निकालना नहीं है निशांत जी मैम उसको। फोन में पढ़ने में हमको बहुत इरिटेटिंग होता है मैम, इसलिए हम प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम इनको बोल देते हैं। आप दोनों को व्हाट्सएप में भेज दिए। ठीक है, और उसको ये मत बोलिएगा कि मैम सॉल्व नहीं किए हैं। बस 2-4 दिन पढ़ना है, सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चंस का आइडिया होगा। अभी आइडिया पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, हम उनको बोल देते हैं। ठीक है, सर को बोल देते हैं। ठीक है मैम। ठीक है मैम हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर निशांत जी, भूल गए थे कि नया साल आ गया। जी मैम। आपको भी हम लोग कल भी तो मिले थे ना। मैम कल भूल गए थे। ओके, पूजा जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू मैम।